नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 3 जुलाई 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 8 बजे की है। डेली 8 बजे से करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, तो करंट अफेयर है वो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल किससे रिलेटेड है? पहला जो आर्टिकल है वो दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन की जा रही उससे रिलेटेड है। हमारा पहला आर्टिकल है वो दिल्ली की पहली आर्टिफिशियल रेन से संबंधित है। इस आर्टिकल में हम किन किन बातों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम क्या है, हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है दिल्ली की पहली आर्टिफिशियल रेन। टॉपिक है दिल्ली की पहली आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, रेन का मतलब होता है वर्षा। दिल्ली की पहली कृत्रिम वर्षा, दिल्ली की पहली आर्टिफिशियल रेन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे कृत्रिम रेन यानी कि आर्टिफिशियल वर्षा होती क्या है, पहला पॉइंट, क्यों करवाई जाती है, दूसरा पॉइंट, बेनिफिट क्या है, तीसरा पॉइंट, नुकसान क्या है, चौथा पॉइंट। इन चारों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होती है, क्यों होती है, बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, इन चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, वाई इट इज इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में है क्यों। देखो, दिल्ली सरकार ने पहली बार कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन करवाने की योजना बनाई है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। अब ये जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ क्या है, दिल्ली सरकार है वो पहली बार आर्टिफिशियल रेन करवाने की योजना बना रही है। इससे प्रदूषण कम होगा। कैसे होगा इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। इसका तरीका समझेंगे, उसके बाद में बात करेंगे कि इससे प्रदूषण कम कैसे होगा। ठीक है, अभी पहले न्यूज़ को समझ लेते हैं। न्यूज़ क्या है, दिल्ली सरकार पहली बार आर्टिफिशियल रेन करवाने की योजना बना रही है, इससे प्रदूषण कम होगा। इसकी मदद कौन करेगा? आईआईटी कानपुर के द्वारा इसकी हेल्प की जाएगी। आईआईटी कानपुर के द्वारा इसकी हेल्प की जाएगी। इसमें मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट के जरिए क्लाउड सीडिंग की जाएगी। ये सारे शब्द है क्या, क्लाउड सीडिंग क्या है, मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट क्या है, आर्टिफिशियल रेन क्या है और इससे पॉल्यूशन कैसे कम होगा, जस्ट अभी समझने वाले हैं इसके बारे में भी। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? बात करते हैं आर्टिफिशियल रेन के बारे में। आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा होती क्या है, क्लाउड सीडिंग क्या होता है। सिंपल भाषा में इसके बारे में समझते हैं। यहां पे लिखते हैं हम क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग या फिर इसे हम आर्टिफिशियल रेन भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन भी कह सकते हैं, इसे हम कृत्रिम वर्षा भी कह सकते हैं। सारे शब्दों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये सारे शब्दों का मतलब है वो एक ही है। चाहे आप चाहो तो क्लाउड सीडिंग कह सकते हो, आप चाहो तो आर्टिफिशियल रेन कह सकते हो, आप चाहो तो कृत्रिम वर्षा कह सकते हो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसी चीज होती क्या है। ऊपर देखो आसमान में आपको बादल दिखाई देंगे, आसमान में देखो बादल दिखाई दे रहे हैं। बाहर जाओ घर से, बादल दिखाई दिए, बिल्कुल दिए होंगे। अब यहाँ पे बादल तो है परंतु बारिश नहीं हो रही है। आसमान में हमें बादल दिखाई दे रहे हैं बट बारिश नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बारिश इस वजह से नहीं हो रही है कि बादल है ना, उसमें इतनी लेवल पर सैचुरेशन यानी कि संतृप्तता, संतृप्तता क्या होती है, बादल में इतनी नमी नहीं है, इतनी बारिश की बूंदें नहीं है, इतना वजन नहीं है कि ये बारिश करवा सके। बादलों में इतनी बूंदें नहीं हुई हैं कि ये बारिश करवा सके। इसके लिए आपको मैं एक पैटर्न समझाता हूँ कि बारिश होती कैसे है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले ये समंदर है या फिर पानी पड़ा है, यहाँ से सूर्य की किरणें आई, पानी ये गर्म हुआ। पानी अगर गर्म हुआ तो ये भाप के रूप में ऊपर उठेगा, भाप के रूप में पानी ये ऊपर उठा, ऊपर जाके ये पानी जमा हो गया, भाप के रूप में ऊपर उठा, ऊपर उठ के ये पानी है वो जमा हो गया। ये देखो पानी वो, क्योंकि ऊपर है वो तापमान कम है। सबसे पहले नीचे देखा क्या समंदर था, समंदर गर्म हुआ, गर्म क्यों हुआ? सूर्य की किरण के कारण गर्म होकर पानी है वो ऊपर उठा भाप के रूप में। अब ऊपर गया, ऊपर क्या, तापमान कम है, ऊपर ठंड है, तापमान कम है। तापमान कम होने की वजह से क्या हुआ, ये जो भाप के रूप में ऊपर गया था ना, ये यहाँ पर जाके जमा हो गया है। भाप के रूप में पानी जो ऊपर गया था ये ऊपर जाके यहाँ पे जमा हो गया है। क्यों? क्योंकि ठंड थी।
ठंड थी, ऊपर तापमान कम था, इसकी वजह से यह जो भाप गई थी ये पानी की बूंदों के रूप में जमा हो रही है और बहुत सारी पानी की बूंदें मिलकर एक बादल का निर्माण करता है। और बादल का निर्माण करके जब इसमें भार बढ़ जाएगा, बादल का निर्माण किया, जब इसमें भार बन जाएगा, ये वजन इसमें इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये वजन होल्ड नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा, ये बारिश के रूप में नीचे आएगा, बारिश के रूप में नीचे आएगा। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पानी गर्म हुआ, सूर्य की किरण के कारण पानी गर्म हुआ है। चैप्टर का नाम नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर को, करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर में हम क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल जो रेन होती है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है उसको समझने के लिए बैकग्राउंड समझ ले हैं कि बारिश होती कैसे है। तो बारिश होने के लिए सूर्य की किरणों के कारण समुद्र की सतह का पानी गर्म हुआ, गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उठा, ऊपर जाके तापमान ऊपर कम था, तो ये बारिश की, ये जो भाप थी ये बारिश की बूंदों में बदल गई। धीरे धीरे बहुत सारी बारिश की बूंदें है वो इकट्ठा हुई, यानी कि पानी की बूंदें वो इकट्ठा हुई, इकट्ठा होकर ये बादल बन गया। अब ज़्यादा बूंदें इकट्ठा हुई तो इसका भार बढ़ गया बहुत सारी बूंदें इकट्ठा हुई तो इसका भार बढ़ गया, ये भार इकट्ठा हो गया, ये अपना भार है वो वजन है वो सहन नहीं कर पाया और बारिश के रूप में, पानी के रूप में ये नीचे बरसना स्टार्ट हो गया, इसे कहा जाता है बारिश। ये पूरा पैटर्न क्या है, इस प्रकार से बारिश होती है, इस पूरे पैटर्न के रूप में बारिश होती है। बारिश का पैटर्न आपको समझ में आ गया, बारिश कैसे होती है। पानी का ऊपर जाना, ऊपर जाके बूंद के रूप में जमा हो जाना, फिर इसमें भार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अपना ये वजन सहन नहीं कर पाता है और बूंदों के रूप में नीचे आता है, इसे बारिश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा कैसे होती है। तो अभी हमने देखा था कि ऊपर है वो बूंदें चली गई है, ऊपर बूंदें चली गई है, ठीक है, भाप के रूप में ऊपर चली गई, परंतु क्या हो रहा है, परंतु ये वो नीचे नहीं आ रही है। नीचे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसमें इतना भार नहीं है कि ये नीचे आ जाए, इनमें वजन इतना नहीं है, इनमें जो हिंदी में शुद्ध शब्द कहे तो इनमें संतृप्तता यानी कि जो सैचुरेशन का लेवल है वो इतना नहीं है कि ये नीचे आ पाए। जब तक ये सैचुरेशन का लेवल नहीं बनेगा तब तक ये नीचे नहीं आएगी। अब ये जो संतृप्तता का लेवल होता है यानी कि इसमें भार बढ़ाने के लिए, इसमें जो बादल के पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी, एक उदाहरण और देके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक बाल्टी है, उसको हमने ऊपर हवा में रख दी है, ऊपर मान लो वायुमंडल में रख दी है, ठीक है। अभी बाल्टी में इतनी पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ, इतनी बाल्टी है वो खाली पड़ी है। जब तक ये पूरी भर नहीं जाएगी ना जब तक ये पूरी नहीं भर जाएगी तब तक पानी छलक के वो नीचे नहीं आएगा। अभी कितनी भरी हुई है, अभी आधी भरी हुई है। जब तक हम इसे पूरा नहीं भरेंगे तब तक ये बारिश नहीं होगी। तो आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है, ये जो आधी भरी हुई बाल्टी है ना, इसको पूरा भरा जाता है। अब ये पूरा कैसे भरा जाता है, इसके लिए कुछ चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड एक होता है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा होता है कैल्शियम आयोडाइड, दूसरा होता है सॉरी कैल्शियम नहीं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, दूसरा पोटेशियम आयोडाइड, तीसरा होता है ड्राई आइस। फिर से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन तीनों के नाम याद रखने की कोशिश करना। ये बाल्टी आधी है, इस बाल्टी को पूरा भरना है। पूरा भरने के लिए कुछ चीज़ें उपयोग में ली जाएगी, कौन कौन सी होगी सबसे पहले है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड सबसे पहले है सिल्वर आयोडाइड। उसके बाद में दूसरी कौन सी है, दूसरी है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड दूसरी पोटेशियम आयोडाइड। तीसरी कौन सी है, तीसरी है ड्राई आइस, सूखा बर्फ। इन तीनों का उपयोग लिया जाएगा। इन तीनों के उपयोग से होगा क्या, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, इन तीनों के उपयोग से होगा क्या। देखो इनके उपयोग से क्या होता है, ये जो बाल्टी आधी भरी हुई थी ना और आधी खाली थी, ये पूरी भर जाएगी। क्या इसका मतलब इसमें पानी ऐड हो जाएगा, नहीं, इसमें पानी ऐड नहीं होगा। यहाँ पे एक बार देखो, मान लीजिए ये बादल है, इसमें कुछ हद तक बूंदे जमा है, परंतु इस बूंदों में बाहर इतना नहीं है कि ये नीचे आ पाए। अब जब इसमें सिल्वर आयोडाइड है वो छिड़का जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड छिड़का जाएगा, तो ये क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे जो ठंडा तापमान है वो ठंडा हो जाएगा। तापमान ठंडा होने से क्या होगा, तापमान ठंडा होने से यहाँ आसपास की और आसपास में और भी वाष्पीकरण है, आसपास में और भी वाष्प जमा है, ये भी इसके आसपास में आगे चिपक जाएगी।
यहाँ पे जैसे वाष्प जमा है, यहाँ पे वाष्प जमा है, यहाँ पे ठंड होने के कारण ये भी आके यहाँ पे चिपक जाएगी। एक पानी की ठंडी बोतल लो, उसको बाहर रख दो, जैसे इस पानी की बोतल को बाहर रखोगे आसपास से जो बूंदें होती हैं वो आके उस पर जमा हो जाती है। क्यों जमा हो जाएगी? क्योंकि वो भाप है वो आके यहाँ पे जमा हो रही है। सेम ऐसा ही होगा इस बादल में। ये बादल है आधा पानी की बूंदों से भरा था, हमने सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आयस यहाँ से छिड़का तो इसका तापमान और कम हो गया, ये और ज़्यादा ठंडा हो गया। ठंडा होने की वजह से आसपास में जो भी भाप जमा थी, जो भी जल वाष्प थी, वो आप यहाँ पे बूंदों के रूप में जमा हो गई। अब बहुत सारी बूंदों के रूप में अगर यहाँ पे जमा होगी तो इस बादल का भार बढ़ जाएगा, और अगर ज़्यादा भार बढ़ गया तो बारिश के रूप में नीचे आ जाएगा। जैसे हमने देखा था बाल्टी आधी थी, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ की ठंड बढ़ा दी तो भाप के रूप में और बूंदे आके इसमें गिर गई, पूरी बाल्टी भर गई तो ये छलक के पानी नीचे आ गया। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल रेन होती है। आर्टिफिशियल रेन किस प्रकार से होती है? आर्टिफिशियल रेन होने के लिए सबसे पहले आपको उस एनवायरनमेंट में जहाँ से भी ये बारिश करवानी है तो सबसे पहले वहाँ पर बादल का होना जरूरी है। जब तक वहाँ पर बादल नहीं होगा तब तक बारिश नहीं हो पाएगी। तो एक बादल होगा, फिर क्या होगा, रॉकेट की सहायता से या फिर एयरक्राफ्ट की सहायता से ये जो बादल होता है ना, यहाँ पर सीडिंग की जाएगी। सीडिंग मतलब छिड़कना, सीडिंग का मतलब होता है छिड़कना। बीजों का जैसे बीज छिड़कते हैं ना, वैसे के वैसे यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ये जो ड्राई आइस होता है इस बादल के ऊपर छिड़के जाएंगे। बादल के ऊपर इनको छिड़कने के कारण यहाँ का जो तापमान होता है वो कम हो जाएगा। कम होने के कारण बारिश हो रही है। ये जो होता है ना आर्टिफिशियल बारिश जो होती है, क्लाउड सीडिंग होती है, इसमें पानी ऊपर नहीं छिड़का जा रहा है, ओनली क्या किया जा रहा है, कुछ पदार्थ होते हैं वो छिड़के जा रहे हैं, और उस पदार्थ को छिड़कने के कारण वहाँ का तापमान कम हो रहा है। ठीक है, वहाँ का तापमान कम हो रहा है, इस वजह से बारिश हो रही है, ना कि इनके द्वारा जबरदस्ती भाई बारिश का कोई ऐसे मान लो गुब्बारा है और गुब्बारा में छेद किया जा रहा है और फिर बारिश करवाई जाए, ऐसा नहीं किया जा रहा है। आर्टिफिशियल रेन में जहाँ पर बादल होता है उस बादल का तापमान को कम किया जाता है। अगर वो बादल का तापमान कम हो जाएगा तो अपना वेट है वो सहन नहीं कर पाएगा और बारिश के रूप में तापमान कम होगा तो आसपास की बूंदें और अट्रैक्ट होगी, उस बारिश जो बादल होता है उसमें पानी और इकट्ठा हो जाएगा और धीरे धीरे वो बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल रेन है उसमें बारिश किस तरीके से होती है समझ में आया? तीन चीज़ें यूज की जाती है, तीन जो केमिकल यूज किए जाते हैं उनकी नाम याद रखना। इसमें तीन केमिकल यूज किए जाते हैं, उन तीनों का नाम आप याद रखना। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। इन तीनों के आप नाम याद रखना, भूलना मत तीनों के नाम। ठीक है, आपको समझ में आया आर्टिफिशियल रेन क्या होती है? कोई डाउट थोड़ा ही आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, कोई डाउट थोड़ा ही है। बारिश की बूंदें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए बादलों के तापमान को कम किया जाता है। किससे कम किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस से कम किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो छिड़काव कैसे होता है, ये हेलीकॉप्टर की सहायता से हो सकता है, ये एयरक्राफ्ट की सहायता से हो सकता है, ये रॉकेट के टाइप से हो सकता है। अब ये कितने प्रकार की सीडिंग हो सकती है, यानी कि जो हम छिड़क रहे हैं ना, इसके ऊपर जो छिड़क रहे हैं रसायन यानी कि केमिकल, बादल के ऊपर हम केमिकल छिड़क रहे हैं, ये कितने प्रकार से हम छिड़क सकते हैं। जैसे कि ये मान लो हमारा खेत है, खेत में हम बीज छिड़कते हैं तो अलग अलग तरीके से बीज छिड़कते हैं। कई बार हम जो ट्रैक्टर नहीं होता है, ट्रैक्टर के पीछे बैठ के ये बीज छिड़कते हैं। कई बार क्या होता है हम डायरेक्ट हाथ से बीज छिड़क देते हैं और उसके बाद में ट्रैक्टर से वो खेत को खुदाई करवाते हैं, जुताई करवाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से हम काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो बादल के ऊपर कुछ रसायन है वो छिड़के जा रहे हैं, इसकी भी अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग पद्धतियाँ होती है। कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं? पहला तरीका आप मान सकते हो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, पहला वर्ड क्या है? हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। पहला वर्ड है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इसमें क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है? इसमें पानी की बूंदों को मिलाकर बारिश जल्दी की जाती है, यानी कि जो इस पे सीडिंग की जाती है, जैसे कि हम इस पे छिड़क रहे हैं, कुछ रसायन छिड़क रहे हैं, तो ये रसायनों के साथ साथ में इस पे पानी की बूंदें भी छिड़की जाती है। जैसे रसायन छिड़का उसके साथ साथ में पानी की बूंदें भी छिड़का जाती है ताकि इस बादल का वजन और ज़्यादा बढ़ जाए। तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, जो हम रसायन छिड़क रहे हैं इसके साथ साथ में पानी की बूंदें भी छिड़की जाती है ताकि जल्दी से जल्दी बारिश करवाओ।
अगर आपको तुरंत बारिश करवानी हो तो इस प्रकार का तरीका आप उपयोग में ले सकते हो, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग करवा सकते हो। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, जब हम रसायन है वो बादल के ऊपर छिड़कते हैं तो उसके साथ साथ में बारिश की बूंदे यानी कि पानी की बूंदे होती है उसको भी साथ में छिड़कते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी जो सीडिंग का तरीका है, ये तो पहला सीडिंग का तरीका हो गया। दूसरा सीडिंग का तरीका है वो है ग्लास को, ये देखो GLA ग्लास, GLACO जेनिक, ग्लास्कोजेनिक। दूसरा तरीका है ग्लास्कोजेनिक क्लाउड सीडिंग। पहला है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, दूसरा है ग्लास्कोजेनिक क्लाउड सीडिंग। अब इस ग्लास्कोजेनिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, इसमें बर्फ के कण मिला के, इसमें बर्फ के कण मिला के बारिश करवाई जाती है। पहले में हमने देखा था हाइग्रोस्कोपिक में क्या था कि पानी की बूंदे मिलाकर, हाइग्रोस्कोपिक में पानी की बूंदे मिला के सीडिंग करवाई जा रही है, पानी की बूंदे मिलाकर उस पे जो है ना रसायन छिड़के जा रहे हैं। और दूसरा जो पैटर्न है उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें बर्फ के कण को मिलाकर, बर्फ के कण के साथ में ये जो रसायन होते हैं इनको मिलाकर बादल के ऊपर छिड़काव किया जाता है, इसके कारण बारिश होती है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई, ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, क्या होती है आर्टिफिशियल रेन, यह एक मौसम बदलने की तकनीकी है जिससे बादलों में बारिश करवाने की कोशिश की जाती है। इसमें कुछ केमिकल उपयोग में लिए जाते हैं जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस। तीन है, उसका नाम याद रखना, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, तीनों के नाम याद रखना। हेलीकॉप्टर या फिर रॉकेट का यूज किया जाता है। ठीक है, जो होते रसायन उनको छिड़का जाता है जिससे बारिश की बूंदें अट्रैक्ट होती है और बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग के दो प्रकार है, पहला है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, दूसरा है ग्लास्कोजेनिक क्लाउड सीडिंग। दोनों के नाम याद रखना, भूलना मत, दोनों को, दोनों के नाम याद रखना। ओके, नाम नहीं भूलोगे, याद रहेंगे ना, याद रहेंगे, भूलना मत। बेनिफिट क्या है आर्टिफिशियल रेन के, कृत्रिम बारिश करवाने के बेनिफिट है क्या, क्या फायदा होता है इसका। इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि ऐसा कोई एरिया मान लो जहां पर बारिश है वो नहीं हो रही है, लंबे समय से सूखा है, तो वहां पर बारिश करवाने के लिए आर्टिफिशियल रेन है वो हेल्प कर सकती है, यानी कि कृषि को मदद करने में सहायक हो सकती है। दूसरा, इससे मौसम नियंत्रण ला सकता है, जैसे कि कहीं पर तूफान हो रहा है, ओले हैं, बर्फ है, उनसे नुकसान हो रहा है, तो आप दूसरी जगह आर्टिफिशियल रेन करवा दोगे तो ये सारी चीजें कम हो जाएगी। तीसरा, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है बारिश के माध्यम से, एक आपको तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है कि वायु में कुछ हानिकारक कण हैं, कुछ हानिकारक गैस है वो अवेलेबल है। जैसे कि दिल्ली में आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में स्मोक हो जाते हैं, फॉग हो जाते हैं, क्यों होते हैं, प्रदूषण के कारण होते हैं। अब दिल्ली की ये हवा में जमा होते हैं, इससे क्या होते हैं, ये सारा हमें दिखाई नहीं देता, पूरी तरह से धुंध ही धुंध दिखाई देती है, कोई भी सामने वाला व्यक्ति कुछ भी सामने दिखाई नहीं देता है, यानी कि हमारी जो विजिबिलिटी होती है, देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। हमारी देखने की क्षमता तो है बट यहाँ पे इतना कोहरा हो जाता है, धुंध हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अब बारिश कैसे इसे कम करेगी, बारिश क्या होगी, बारिश की जो बूंदें होती है वो नीचे आएगी, इससे क्या होगा, इससे ये जो यहाँ पे जो धुंध है, कोहरा है वो जमा होगा, ये बारिश के साथ में ये नीचे आ जाएगा। पैटर्न समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ इससे प्रदूषण कैसे कम होता है, बारिश के कारण प्रदूषण कैसे कम होता है। तो जैसे बारिश आएगी तो बीच में जो मौजूद होंगे ना हानिकारक कण हैं, हानिकारक गैसेस है, फॉग है, स्मोक है, ये भी बारिश के साथ में, बारिश की बूंदों के साथ में नीचे आ जाएगा, सतह पे आ जाएगा, तो ये प्रदूषण कम हो जाएगा। तो बारिश है वो प्रदूषण को कम करने में मदद करती है, बारिश है वो प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकती है। दिल्ली जैसे शहर है ना, वहां पर अगर आपको प्रदूषण को कम करना है, सर्दियों में जो फॉग स्मोक हो जाता है उसकी समस्या को कम करना है, तो इसके लिए आपको वायु प्रदूषण को कम करना होगा। इसकी मदद से जंगल की आग पर काबू पाया जा सकता है। जंगल में कई बार ऐसा होता है कि अपने आप आग लग जाती है, उस आग पर काबू करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हो, इससे जंगल की आग होती है उस पर काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट है जल संकट में हेल्प कर सकता है, पानी बहुत कम है, ऐसे इलाकों में अगर आप बारिश करवाओगे तो ये हेल्प कर सकती है। तो अगर इतने सारे इसके फायदे हैं, इतने बेनिफिट है, तो ये क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर इतने ही बेनिफिट है तो सरकार इसे हर जगह करवा क्यों नहीं देती है,
जब जरूरत हो तब आर्टिफिशियल रेन करवा दो और खेती वगैरह अच्छी हो जाएगी। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? तो इसके लिए कुछ चैलेंज है, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है? अगर आप बार बार आर्टिफिशियल रेन करवाओगे तो बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ की समस्या भी देखने को मिल सकती है। अगर बार बार आप ऐसा पैटर्न यूज करोगे तो हमें बाढ़ की समस्या देखने को मिल सकती है। इससे जो नेचुरल मौसम चक्र होता है, मौसम का जो साइकिल होता है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवा रहे हो तो हो सकता है आसपास के जो रीजन है वहाँ पर बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो बारिश की बूंदे हैं, जो बादल हैं, वहाँ पर बारिश करवाने वाले थे आसपास के रीजन में, आपने क्या किया? कृत्रिम तरीके से उन बूंदों को अट्रैक्ट करके, कृत्रिम तरीके से उन बूंदों को अट्रैक्ट करके दिल्ली में बारिश करवा दी, तो आसपास के रीजन में बारिश है वो नहीं होगी। उदाहरण के लिए आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये बादल है, ये भी बादल है, ये भी बादल, इनमें भी पानी है, इनमें भी पानी है और इसमें भी पानी है, तीनों में आधा आधा पानी है। आपने क्या किया? ये जो बाल्टियाँ, मान लो ये बाल्टी है, ये बाल्टी, तीनों बाल्टी है, तीनों में आधा आधा पानी है। आपने क्या किया? एक नल लगाया, एक इसमें पाइप लगाई, उसकी सहायता से इसका जो पानी था वो इसमें लेके आए, इसका पाइप, इसका पानी है वो भी इसमें लेके आए। ये तो पूरा भर गया, बट ये तो आधे हो गए ना, तो यहाँ पे तो काम के नहीं है, इसमें बारिश नहीं होगी, इसमें बारिश हो जाएगी। तो आप ये पैटर्न उपयोग में ले रहे हो, इसकी वजह से आसपास के रीजन में बारिश नहीं होगी। इसके अलावा इससे स्वास्थ्य भी खतरा होता है। आर्टिफिशियल रेन में जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिन केमिकल्स का यूज किया जाता है, उसकी वजह से हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो जो केमिकल होता है, लाइक ड्राई आइस है, ये ड्राई आइस के अलावा हमने देखा था कि क्या था, पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर आयोडाइड है। इनसे क्या होता है? इनसे हमारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से हमारे शरीर पर नुकसान होता है, हमारी हेल्थ पर नुकसान होता है। तो ये कुछ चिंता है। इसकी वजह से सरकार हर जगह ऐसा काम नहीं कर रही है। जहाँ जरूरत होती है, जहाँ आवश्यकता होती है, वहीं इसका यूज किया जाता है। तो ये था आर्टिफिशियल रेन। कोई डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट अबाउट आर्टिफिशियल रेन? देयर इज नो डाउट, देन वी प्रोसीड। किसी को कोई भी समस्या है, डाउट है, देन आस्क मी, इफ नॉट देन वी प्रोसीड। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय के बारे में है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय के बारे में है। आर्टिफिशियल रेन को भूलना मत। अगला आर्टिकल पढ़ रहे हैं, परंतु पिछले आर्टिकल को भूलना मत, याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए पिछला आर्टिकल। कुछ समझने वाले कॉन्सेप्ट थे, कुछ थे रटने वाले। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, ये रटने वाली बातें हैं। फायदे आपको वैसे ही पता चल जाएगी, चाहे याद करो ना करो, बस आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में। चर्चा में क्यों है? 2025 में इसका उद्घाटन किया गया है, 2023 में इसे अधिसूचित किया गया था। थैंक यू टिया एंड अट्रैक्टिव बोथ, थैंक यू सो मच। ठीक है, इस न्यूज को याद रखना है आपको। न्यूज को याद नहीं रखना है, आर्टिकल क्या है वो चीजें याद रखनी है। न्यूज सिंपल सी है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थापित किया गया है? इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है, हैप्पी बर्थडे तन्वी जी, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, इसमें नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। इस वजह से ये चर्चा में है। बात कर लेते हैं किसके बारे में? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई है? इसका उद्देश्य है कि हल्दी उद्योग को बढ़ावा देना। बाकी चीज याद रहे ना रहे, सिंपल सी बात याद रखना, हल्दी उद्योग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हल्दी बोर्ड को बढ़ावा देना। याद रहेगा उद्देश्य, हल्दी उद्योग को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य है। उसके बाद में ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये रटने हैं आपको पॉइंट, भूलना मत। मैं अभी पूछूंगा, 2 मिनट बाद में ही पूछूंगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर किया गया? तेलंगाना के निजामाबाद में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? तेलंगाना के निजामाबाद में। उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हल्दी उद्योग को प्रमोट करना। मिनिस्ट्री कौन सी है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मिनिस्ट्री कौन सी है?
कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कंपोजिशन की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। कुछ इसमें सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं ये हमारे लिए काम का नहीं है, कितने सदस्य होते हैं ये एग्जैक्ट नंबर हमारे लिए काम का नहीं है। अध्यक्ष होता है जिसकी अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। याद रहेगा, भूलोगे नहीं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में, उद्देश्य एम हल्दी उद्योग को प्रमोट करना। मिनिस्ट्री कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यूपीएससी पीसीएस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कंपोजिशन की बात करें, अध्यक्ष होता है जिसकी अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। सचिव होता है जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, वाणिज्य डिपार्टमेंट। नॉट सो इंपॉर्टेंट, इस लाइन को याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। भूमिका क्या है, काम क्या करता है, इसका रोल क्या है, अनुसंधान को बढ़ावा देना, जागरूकता फैलाना, बस कोई काम का नहीं, याद नहीं रखोगे तो भी आप लिख लोगे। इतनी अक्ल है हमारे में कि बेसिक चीजें तो हम लिख ही देंगे, बस जो याद करने वाली चीजें वो याद कर लो। कॉमन सेंस तो हम वैसे यूज कर लेते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं हम लोग, मतलब पूरी इंडिया। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी उद्योग को बढ़ावा देना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक अध्यक्ष होता है जिसकी अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। हेडक्वार्टर कहां पर है, निजामाबाद तेलंगाना में। हेडक्वार्टर कहां पर खोला गया है, निजामाबाद तेलंगाना में, याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हल्दी के प्रोडक्शन के बारे में, टर्मरिक के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, हल्दी के उत्पादन के बारे में बात करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। हल्दी की बात करें तो हल्दी में भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर और निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर कंट्री है। हल्दी की बात करें तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक, यहां पे देखो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी इंडिया है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर भी इंडिया ही है, निर्यातक एक्सपोर्टर भी इंडिया है। हम ही बना रहे हैं, हम ही खा रहे हैं, हम ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीजें हम ही हम कर रहे हैं। हम ही हम है तो हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, वही वाली बात है। उत्पादन भी हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी हम कर रहे हैं, खा भी हम रहे हैं, निर्यात भी हम कर रहे हैं, सब हम कर रहे हैं। हल्दी का 70% जो प्रोडक्शन होता है वो भारत में होता है। हल्दी का 70% उत्पादन भारत में होता है। क्यों बार बार रिवाइज कर रहा हूं, बिकॉज की क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इस वजह से बार बार रिवाइज कर रहा हूं। हल्दी के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण कौन कौन से राज्य है या हल्दी का प्रोडक्शन कहां कहां सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों में 70%, 63 अगर आपको याद नहीं रहे ऐसा मान लो, 70% उत्पादन है वो हल्दी का इन 4 राज्यों में होता है। भारत है वो दुनिया का हल्दी के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर है। 70% हल्दी भारत में ही उत्पादित होती है। प्रमुख राज्य कौन कौन से, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या ये राज्यों के नाम याद रखने, बिल्कुल याद रखने हैं। हल्दी के मामले में टॉप कौन से स्टेट है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चारों में 70%। ये डेटा याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे डेटा याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु टॉप राज्यों के नाम याद होने चाहिए। एक्सपोर्ट कहां कहां करता है, एक्सपोर्ट बांग्लादेश में करता है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में करता है, यूएसए में करता है और मलेशिया में करता है। इन 4 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है हल्दी का। एक्सपोर्ट कहां किया जाता है, क्या इसको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। हल्दी का एक्सपोर्ट है वो किस किस देशों में किया जाता है ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएसए और मलेशिया, इन 4 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, भूलना नहीं है। हम 60% है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर ये फैक्ट याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु समथिंग चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर था, तेलंगाना के निजामाबाद में, याद रहेगा। मिनिस्ट्री कौन सी थी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, अध्यक्ष की, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। आर्टिफिशियल रेन कैसी होती है, 4 रसायनों के नाम बताओ, 3 रसायनों के, कौन कौन से थे, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस। भूल तो थोड़े गए हो पिछले आर्टिकल को, भूलना मत, किसी को भी मत भूलना। हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया, उपभोक्ता इंडिया, निर्यातक इंडिया। उत्पादन का 70% इंडिया में होता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के थोड़े भूले हो। सबसे बड़े 4 राज्य जहां पे हल्दी सबसे ज्यादा होती है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, भूले थोड़े हो। निर्यात बांग्लादेश, यूएई, अमेरिका, मलेशिया, भूलना मत। ठीक है जी। जीआई टैग वाली कौन कौन सी हल्दी है, ऐसी कौन कौन सी हल्दी के प्रकार है
जिनको जीआई टैग मिला है। हल्दी के ऐसे कौन कौन से प्रकार है जिनको जीआई टैग मिला है? एक है सांगली महाराष्ट्र, सांगली हल्दी महाराष्ट्र, वैगांव हल्दी महाराष्ट्र, फिर है इरोडी मंजल हल्दी तमिलनाडु की, लंकाडोंग हल्दी मेघालय की। क्या इन चारों के नाम याद रखना है? बिल्कुल याद रखने हैं, बिल्कुल 100% याद रखने हैं। हल्दी की कौन कौन सी किस्में हैं जिनको जीआई टैग मिला है? हल्दी की कौन कौन सी किस्में हैं जिनको जीआई टैग मिला है? चारों के नाम रट लो। कौन कौन सी? संगली महाराष्ट्र, वैगा महाराष्ट्र, इरोड मंजल तमिलनाडु, लंकाडोंग मेघालय। फिर से बोल रहा हूं, संगली महाराष्ट्र, जोर से बोलो, वहां जहां जहां बैठे हो एक लाइन को जोर से बोलो कि ऐसी कौन कौन सी हल्दी की किस्में हैं जिनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग वाली हल्दी की किस्में कौन कौन सी है? सबसे पहली है संगली हल्दी, कहाँ की है? महाराष्ट्र की। जोर से बोलो, संगली महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तक आवाज जानी चाहिए। संगली हल्दी महाराष्ट्र की। दूसरी है वैगांव हल्दी, ये भी महाराष्ट्र की है, संगली भी महाराष्ट्र की है, वैगांव भी महाराष्ट्र की है। सही गांव तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा। संगली महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, ऐसे वर्ड होता है सांगला चाहे चांगला, तो ऐसे नाम से आप एज्यूम कर सकते हो ये महाराष्ट्र की है। संगली महाराष्ट्र की है। वैगांव ये भी महाराष्ट्र की है। फिर इरोड मंजल ये कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। और लंका डोंग हल्दी मेघालय की है। इन चारों को जीआई टैग मिला है, याद रहेगा। अब बात करते हैं हल्दी के बारे में। हल्दी क्या होती है? हल्दी एक प्रकार की आप मान लो जमीन के अंदर होती है, जैसे आलू है, प्याज है, ये जमीन के अंदर होते हैं ना, इसी प्रकार से हल्दी है वो भी एक कंद प्रकार की खेती है। कंद मतलब होता है जो जमीन के अंदर होता है, जो जमीन के अंदर होता है जिसे हम कंद कहते हैं। जैसे कि गोल्डन स्पाइस भी इसे कहा जाता है, इसे गोल्डन स्पाइस यानी कि गोल्डन कलर का एक मसाला है, गोल्डन स्पाइस भी इसे कहा जाता है। इसके लिए कैसा तापमान चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, ये क्या ये याद रखना है। ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। इसमें से किसी में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हल्दी के उत्पादन के लिए किस प्रकार का वातावरण चाहिए, किस प्रकार का मौसम चाहिए, कितना तापमान चाहिए, ऐसे यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तापमान सांगलाई वेगई दोनों महाराष्ट्र की है, इरोडी ये लंकाडोस एक है मेघालय की, एक है तमिलनाडु की। करेक्ट, राइट टिया जी, बिल्कुल सही हो आप। ठीक है, तापमान बताओ हल्दी के लिए कैसा तापमान चाहिए? 20 से 30 डिग्री का तापमान चाहिए, 20 से 30 डिग्री का तापमान चाहिए। इसका मतलब है कि हल्दी का उत्पादन है वो अमेरिका के जो ऊपर वाले रीजन है वहां पर नहीं किया जा सकता है, यूरोप में नहीं किया जा सकता है, हिमालय के आसपास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां का तापमान इतना नहीं होगा। तो हल्दी के लिए तापमान कितना चाहिए? 20 से 30 डिग्री तापमान चाहिए, 20 से 30 डिग्री का तापमान चाहिए। पहला पॉइंट, हल्दी के लिए, हल्दी की खेती करनी है तो 20 से 30 डिग्री का तापमान चाहिए। दूसरा, 1500 mm से अधिक बारिश चाहिए, 1500 mm से अधिक बारिश चाहिए। तीसरा, दोमट मिट्टी, दोमट का मतलब होता है वेल ड्रेन्ड, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसका अच्छे से ड्रेन किया जा सके, रेतीली मिट्टी टाइप की हो, ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। हल्दी की 4 कौन कौन सी किस्में हैं जिनको जीआई टैग मिला है? संगली, ठीक है, वैगई, ठीक है, इरोड और लंकाडोंग। लंकाडोंग कहाँ है? मेघालय। इरोड मंजल तमिलनाडु, वेगई महाराष्ट्र, संगली कहाँ है? महाराष्ट्र में। इन चारों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, याद रहेगा। हल्दी एक कंद प्रकार का पौधा है, ये गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच में, बारिश 1500 mm से अधिक। और मिट्टी कैसी चाहिए? मिट्टी चाहिए रेतीली या दोमट मिट्टी चाहिए इसके लिए। ठीक है, हल्दी का बोर्ड कहाँ बना है? तेलंगाना में बना है, भूलोगे मत, भूलना मत। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री बताओ जल्दी से, मिनिस्ट्री बताओ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भूले तो थोड़ी हो। अध्यक्ष केंद्र सरकार के द्वारा, प्रोडक्शन भारत के द्वारा। कहाँ कहाँ? तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। एक्सपोर्ट बांग्लादेश, यूएई, अमेरिका, मलेशिया। पिछला थोड़ी भूले हो, आर्टिफिशियल रेन वाला आर्टिकल नहीं भूले ना, याद रखना। आर्टिफिशियल रेन को भी मत भूलना, हल्दी को भी मत भूलना, सारी की सारी चीजें याद रखना। अब ये देख लेते हैं हल्दी के बेनिफिट क्या है। एंटीऑक्सीडेंट है, कहीं भी घाव होता है वहां पे लगाओ, वहां पे बेनिफिट दे देगा। सूजन रोधी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है, घाव भरने में मदद करता है। दिमाग के स्वास्थ्य के, दिमागी स्वास्थ्य के लिए, अगर आपका दिमागी स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, याद नहीं हो रही सारी चीजें, हल्दी खाओ, घर में जाके दूध और हल्दी पियो, दिमाग काम करने लग जाएगा। हल्दी के बेनिफिट, एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनिटी बढ़ाने में, घाव भरने में और दिमागी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
बिल्कुल करेक्ट, याद रहेगा। भूलोगे तो नहीं ना, भूलोगे तो नहीं ना, मत भूलना, प्लीज मत भूलना, याद रखने की कोशिश करना। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल है रेमिटेंस। क्या होता है रेमिटेंस? रेमिटेंस का सिंपल मतलब बताऊं तो पहले बात कर लेते हैं न्यूज में क्यों है। यह आर्टिकल चर्चा में इस वजह से है कि भारत में रेमिटेंस की मात्रा बढ़ गई है। जितने रेमिटेंस आ रहा था उससे अधिक रेमिटेंस देखने को मिला है, इस वजह से यह चर्चा में है। रेमिटेंस होता क्या है इसके बारे में बात करें। भारत का कोई व्यक्ति है, अमेरिका में बैठा है, अमेरिका में धंधा कर रहा, कोई भी काम वगैरह कर रहा है, अपने माँ बापों के लिए पैसा भेज रहा है। इस पैसे को क्या कहा जाएगा? इस पैसे को रेमिटेंस कहा जाएगा। भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाके, फ्रांस में जाके, ब्रिटेन में जाके, यूएई में जाके, दुबई में जाके, सऊदी अरेबिया में जाके, टर्की में जाके, किसी भी देश में जाकर भारत के लिए पैसे भेज रहा है, इसका मतलब उस पैसों को क्या कहा जाएगा? उस पैसों को रेमिटेंस कहा जाएगा। किसी देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर वहां पे पैसे कमाकर अपने घर पे अपने बीवी बच्चों के लिए, माता पिता के लिए जो पैसे भेजता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेमिटेंस कहा जाता है। तो भारत के लोग हैं वो सर्वाधिक बाहर काम करते हैं। सबसे ज्यादा विश्व में किस देश के लोग बाहर काम करते हैं? तो उसमें भारत है वो नंबर 1 पे आता है। भारत के अधिकतर लोग हैं वो बाहर काम करते हैं। बाहर काम करते हैं तो वहां से पैसे अपने माँ बाप के लिए भेजेंगे, और पैसे अगर अपने माँ बाप के लिए भेजेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको रेमिटेंस कहा जाएगा। और इसी वजह से विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस देश को मिलता है? भारत को मिलता है। क्यों? क्योंकि भारत के काफी ज्यादा लोग हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, और काम करेंगे तो पैसे भेजेंगे, पैसे भेजेंगे तो रेमिटेंस ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त कौन करता है? भारत करता है। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। रेमिटेंस समझ में आया? रेमिटेंस क्या होता है? बाहर से पैसे घर भेजना, बाहर के देशों से पैसे है वो मम्मी पापा को भेजना, रेमिटेंस कहलाता है। रेमिटेंस है वो भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ी लेवल पे फ्लो हेल्प करता है। रेमिटेंस भारत की इकोनॉमी में हेल्प करता है। ये करंट अकाउंट में हेल्प करता है। हमने कल करंट अकाउंट के बारे में देखा था। एक होता है करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने कल देखा था, तब करंट अकाउंट के बारे में हमने बात की थी। तो ये जो करंट अकाउंट होता है उसमें हेल्प की जाता है रेमिटेंस के द्वारा। इससे क्या होता है? इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी कि व्यापार घाटा होता है। व्यापार घाटा मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, चीजें हम मंगवा ज्यादा रहे हो और बेच कम रहे हो, इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ट्रेड डेफिसिट होता है, व्यापार का घाटा होता है। और व्यापार का घाटा होने के कारण क्या होता है? ये जो व्यापार का घाटा होता है उसकी पूर्ति है वो रेमिटेंस के द्वारा की जाती है। तो रेमिटेंस क्या होता है? बाहर रह रहे भारतीय लोगों के द्वारा अमेरिका में, फ्रांस में, कहीं भी जो भारत के लोग बैठे हैं वो पैसे होते हैं, जो पैसे कमाते हैं अपने माँ बापों के लिए घर भेजते हैं, क्या कहलाता है? रेमिटेंस कहलाता है। बाहर कमा रहे लोगों के द्वारा अपने घर पैसे भेजना रेमिटेंस कहलाता है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन से देश को मिलता है? भारत को मिलता है। सर्वाधिक रेमिटेंस किस देश को मिलता है? भारत को मिलता है। भारत के बहुत सारे लोग हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, तो रेमिटेंस सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। रेमिटेंस का बेनिफिट क्या होता है? एक तो ये इकोनॉमी की योगदान देता है, बेनिफिट देता है, साथ ही साथ में ये व्यापार घाटे को कम करता है। व्यापार घाटा क्या होता है? जहां हमारा एक्सपोर्ट कम हो, इंपोर्ट ज्यादा हो, यानी कि चीजें मंगवा ज्यादा रहे हो, बेच कम रहे हो, इसकी वजह से जो माइनस में आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा कहा जाता है। यानी कि व्यापार में हम घाटे में, तो ये जो होता है ना रेमिटेंस, ये हमारे व्यापार घाटे को कम करने में मदद करता है। मान लीजिए हमने 60 रुपये है वो चीज़ें मंगवाई है, 40 रुपये की चीज़ें बेची है, 20 रुपये का हमारा व्यापार घाटा है। तो ये जो व्यापार घाटा होता है इसके कुछ परसेंटेज है वो रेमिटेंस के द्वारा कम किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा यही होगा कि हमारा व्यापार घाटा अगर ज़्यादा हुआ तो इससे क्या हो सकता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें दिक्कत आ सकती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कत आई, हमारा रुपया कमज़ोर हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, साथ ही साथ में और प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, जैसे कि हमारी रेटिंग कम हो जाएगी, हमें और ज़्यादा लोन लेने पड़ेगा, हमारे पास में डॉलर है वो कम हो जाएंगे। ये सारी समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। है तो बढ़ाओ, है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कोल्हापुरी चप्पल के बारे में।
चर्चा में क्यों है? एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, इसने अभी एक्सेप्ट किया है कि मैंने है ना कोल्हापुरी चप्पल की कॉपी की है। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, इसने कहा है कि उसने अपना कोई नया चप्पल निकाला होगा तो उसकी जो डिज़ाइन है ना वो कोल्हापुरी चप्पल की तरह थी। तो जब उसको बोला कि भाई ये तो कोल्हापुरी चप्पल का कॉपी है, तो उसने मना कर दिया, भाई मैंने कोल्हापुरी जो चप्पल है उसकी डिज़ाइन को कॉपी नहीं किया है। परंतु अभी उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मेरी जो डिज़ाइन है ना वो कोल्हापुरी चप्पल की कॉपी है। ठीक है जी, कोल्हापुरी चप्पल की कॉपी है, ठीक है, कोई बात नहीं है तो है, छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका ओरिजिन कब हुआ था? कोल्हापुरी चप्पल का ओरिजिन कब हुआ था? तो इसका ओरिजिन हुआ था 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन हुआ था। इसे 2019 में जीआई टैग भी मिला है। कोल्हापुरी चप्पल को 2019 में 2019 में जीआई टैग भी मिला है। ठीक है जी, 12वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से हुई थी। हाथ से बनी हुई होती है, शुद्ध चप्पल होती है, वनस्पति या चमड़ी से तैयार किया जाता है, हाथ से बनी हुई होती है, टिकाऊ होती है। अगर आप किसी को मारोगे ना उसका जबड़ा टूट जाएगा बट चप्पल नहीं टूटेगी, बहुत ही मजबूत चप्पल होती है। कोल्हापुरी चप्पल भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कोल्हापुरी चप्पल सिंबल ऑफ इंडियन रिच कल्चरल हेरिटेज। याद रहेगा कोल्हापुरी चप्पल के बारे में, जब भी भूलो चप्पल उठाना और खुद को मारना, भूलोगे नहीं, ठीक है, या फिर मेरे को मारना, ताकि याद तो आ जाएगा, भाई तूने ढंग से नहीं पढ़ा इस वजह से याद नहीं है, कुछ तो करना, भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है बोट्रिटिस फंगी के बारे में, जिसे हम नोबल रोट भी कहते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है बोट्रिटिस फंगी, इसे हम नोबल रोट भी कहते हैं। क्या है ये बोट्रिटिस फंगी क्या है, नोबल रोट है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने बोला है कि ये जो फंगी होती है ना, बोट्रिटिस फंगी होती है, इसका क्लोन है वो तैयार नहीं किया जाता है। क्लोन मतलब क्या होता है? क्लोन मतलब आप मान लीजिए ये आप खड़े हो और आप एक दूसरा अपना वर्जन तैयार कर लो। जैसे आप खड़े हो अपना एक और वर्जन तैयार कर लो। आप क्या करते हो, एक मोबाइल लो, मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो क्लोन ऐप, वहाँ पर आपको क्लोन ऐप मिलेगी। अब ये क्लोन ऐप क्या करेगी, ये आपके मोबाइल का जैसा सिस्टम है ना ऐसा आपके मोबाइल में दूसरा सिस्टम तैयार कर देगी, उसे कहा जाता है क्लोन ऐप। यानी कि सेम टू सेम दूसरा वर्जन तैयार करना, जैसे आप हो अपने जैसा है वो दूसरा वर्जन है वो तैयार कर लेना, इसे कहा जाता है क्लोन तैयार करना। क्लोन मतलब जुड़वा, ये पेन है ऐसी कैसी एक और पेन तैयार करना, इसे क्लोन कहा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा था, वैज्ञानिक अभी कह रहे हैं कि ये बोट्रिटिस फंगी होती है ना, इसका क्लोन तैयार नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता क्लोन तैयार? बिकॉज कि इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस बहुत कम होता है। यानी कि ये जो क्लोन होता है इसके किसी भी एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का जो होता है ना सेट, वो पूरा नहीं होता है। प्रत्येक न्यूक्लियस में क्रोमोसेट होते हैं, उस क्रोमोसेट का उपयोग करके हम क्लोन बनाते हैं। परंतु ये जो फंगी होती है, ये बोट्रिटिस फंगी है, इसमें क्रोमोसोम ही नहीं है। अगर क्रोमोसोम नहीं है तो आप उसका क्लोन तैयार करोगे कैसे? क्लोन तैयार करने के लिए आपके शरीर में डीएनए होगा, क्रोमोसोम होगा, तभी जाके आप अपना क्लोन तैयार कर सकते हो। परंतु अगर आपके शरीर में क्रोमोसोम का सेट ही नहीं है तो आप कैसे तैयार कर सकते हो क्लोन किसी का? यही साइंटिस्ट का कहना है। अब बात करें बोट्रिटिस फंगी की विशेषताओं के बारे में, तो ये एक क्या है, ये एक एस्कोमाइसिटीज फंगी है। एस्कोमाइसिटीज का मतलब क्या होता है? एस्कोमाइसिटीज का मतलब होता है कि इसमें जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स क्या होता है, थैली जैसा आकृति होती है। तो ये जो फंगी होती है इसमें पोर्स बने होते हैं, इसमें एक्सोपोर्स बने होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स बनाती है जो एक थैली के समान दिखाई देते हैं, जो एक थैली के समान दिखाई देते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बोट्रिटिस फंगी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एस्कोमाइटीज फंगीज होती हैं। ये एक एस्कोमाइटिस फंगीज होती है। एस्कोमाइटिस फंगीज क्या होती है, ये सारी रटने वाली बातें हैं। एस्कोमाइटिस फंगीज क्या होती है? एस्कोमाइटिस फंगीज एक प्रकार के पोर्स होते हैं। पोर्स क्या होते हैं? एक प्रकार के इसमें छिद्र होते हैं। थैली होती है, थैली में एक प्रकार के छिद्र मान लो, ठीक है। ये फसल पे असर करते हैं, जैसे कि अंगूर की फसल होती है, उस पर जाके ये अटैक कर देते हैं, उसको, उसमें जो भी पानी होते हैं वो पानी को वाष्पित कर देते हैं, यानी पानी को निकाल देते हैं। इसकी वजह से जो अंगूर की फसलें होती हैं वो सूख जाती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बोट्रिटिस फंगी के बारे में बात कर रहे हैं। बोट्रिटिस फंगी क्या है? बोट्रिटिस फंगी एक प्रकार की एस्कोमाइटीज फंगी होती है, जिसमें थैलीनुमा छिद्र होते हैं,
ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यही है, ये फसल पर असर डालते हैं। मतलब फसल जो होती है अंगूर की, उसमें पानी जो होता है उसको सोख लेते हैं और उसकी वजह से जो अंगूर की फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। इसका उपयोग है वो वाइन बनाने में भी किया जाता है। ये जो बैट्रेस फंगी है, इसका उपयोग है वो वाइन बनाने में भी किया जाता है। इसकी वाइन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रहेगा। और फंगी के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है। इसमें सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक प्रकार का यूकैरियोटिक जीव है। और साथ ही साथ में ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं करते मतलब अपना खाना है वो खुद नहीं बनाते हैं। फंगी होते हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसका मतलब है अपना खाना है वो खुद नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। क्लोरोफिल नहीं होते इसका मतलब ये खुद का खाना है वो नहीं खा सकते हैं, खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। तो फिर ये भोजन कैसे करते हैं? भोजन के लिए दूसरे जो पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ, उनको सड़ा कर ये अपना पोषण कर लेते हैं, ठीक है। इनमें सेल वॉल्व होते हैं, बाहर कीड़ों की ओर सेल वॉल्व बने हुए होते हैं। तो इसके बारे में, फंगी के बारे में ये जानकारी याद रखना, भूलना मत। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में है। टर्मरिक हल्दी को नहीं भूले, टर्मरिक हल्दी के प्रकार को नहीं भूले, कहाँ कर उगाई जाती उसको नहीं भूले, आर्टिफिशियल रेन कैसे होती उसको नहीं भूले हो, रेमिटेंस क्या होता है उसको नहीं भूले हो। फंगी को याद है ना, फंगी याद है ना, तो सारी चीजें याद रखना, भूलना मत। नेक्स्ट आर्टिकल है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, यानी कि द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट। मान लीजिए एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक जाओ आप मार्केट में, दुकान पे जाओ, एक नया मोबाइल खरीद के आ जाते हो, नया मोबाइल है वो खरीद के आ जाते हो, फिर क्या करते हो, कुछ महीने चलाते हो और फिर उसको बेच देते हो। वो मोबाइल कैसा हो गया? वो हो गया सेकेंडरी मोबाइल। यानी कि एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब आपने पहली बार खरीदा है, बिल्कुल नया खरीदा है, बिल्कुल नया खरीदा है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी मतलब बेचना, एक बार खरीद लिया, किसी को दूसरा बेचना, सेकेंड हैंड बेचना, वो हो गया सेकेंडरी। तो इसी प्रकार से प्रदूषण करने वाले जो तत्व होते हैं, जो वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, ये प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी का मतलब प्रमुख भी हो सकते हैं और ये सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्रमुख मतलब जो मेन है, जो पहली बार उत्सर्जित हुआ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। आप अगर वातावरण में आग वगैरह लगाओगे, प्रदूषण करोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी। ये क्या है? ये एक प्राइमरी है। वातावरण में जैसे ही आप जाओगे, अगर प्रदूषण करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी। यह एक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, ये एक प्राथमिक प्रदूषक है। फिर सेकेंडरी क्या होते हैं? सेकेंडरी जो इनके कारण उत्पादित होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं इनके कारण जो बनते हैं, उन्हें सेकेंडरी कहा जाता है। यहाँ पे लिखो, देखो यह लिखा हुआ है, यह वह प्रदूषक है जो सीधे स्रोतों से नहीं निकलते हैं, डायरेक्ट नहीं निकलते हैं। जैसे कि आपने गाड़ी चलाई, उसके धुएं से ये नहीं बनेंगे, आग लगाई उसके धुएं से ये नहीं बनेंगे, ये सीधे नहीं बनते हैं, बल्कि वायुमंडल में रासायनिक और भौतिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मेंस में अगर लिखो तो डायरेक्ट लाइन लिख के आ जाना कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं। यह वह प्रदूषक होते हैं जो सीधे स्रोत से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि वायुमंडल में रासायनिक और भौतिक प्रतिक्रियाओं के कारण, केमिकल और फिजिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, प्राइमरी प्रदूषक यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। प्राइमरी होंगे तभी तो सेकेंडरी बन पाएंगे। आप फोन है वो पहले नया खरीद के लाओगे तभी तो उसको सेकेंड हैंड बेच पाओगे, अगर खरीदोगे नहीं तो बेचोगे क्या? तो इसके लिए सबसे पहले होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक का होना जरूरी है। इसके बाद में होते हैं रिएक्शन। कौन कौन से रिएक्शन? उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, जैसे कि तापमान है, नमी है, सूर्य का प्रकाश है, इन सारी चीजों के कारण भी ये बन सकते हैं। यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को बनाने के लिए कुछ कंडीशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि पहला तो प्राइमरी का होना जरूरी है, दूसरा वातावरण में जो रिएक्शन होता है, जैसे कि तापमान होता है, वायु गैस हो सकती है, नमी हो सकती है, इनके कारण सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं, द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। द्वितीय प्रदूषक कैसे? एक तो प्राथमिक हो गया, फिर सूर्य का प्रकाश ले लो या फिर अन्य गैस ले सकते हो, इसके कारण क्या बनता है? इसके कारण द्वितीय प्रदूषक बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस सूर्य का प्रकाश, दोनों मिलकर के प्लस सूर्य का प्रकाश, सनलाइट हो गई, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? ओजोन बना लिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सूर्य का प्रकाश मिलकर ओजोन बना लिया। तो ओजोन क्या है? ओजोन है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। ओजोन है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, प्राथमिक नहीं है, क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के कारण बना है, इसलिए ओजोन है वो सेकेंडरी है।
सेकेंडरी मतलब बाद में बन रहा है, प्राइमरी मतलब पहला है, और सेकेंडरी बनने के लिए प्राइमरी का होना जरूरी है। तो ओजोन है वो सेकेंडरी है। ग्राउंड लेवल पर मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। ये वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और पानी की वजह से बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड और पानी की वजह से क्रिया करने के कारण सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और ये भी एसिड रेन का कारण बनते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? पहला है ओजोन। ओजोन किससे बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के कारण बनता है। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वातावरण में मौजूद है पानी, यानी कि H2O और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या बनते हैं? H2SO4 बनते हैं। H2SO4 बनते हैं। और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एसिड रेन के कारण बनता है। जो एसिड बारिश होती है, एसिड की बारिश होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है, उसका कारण होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। फिर है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, ये दोनों मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, HNO3 बनाते हैं। और ये जो HNO3 है, ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। उसके बाद में PM2.5, PM5, PM10, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। तो द्वितीयक प्रदूषक आपको याद रहेंगे, प्राथमिक प्रदूषक और सूर्य की किरणें वगैरह, ये दोनों मिलाकर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। ओजोन है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। नाइट्रिक एसिड है, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। साथ ही साथ में PM2.5 है, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। इन सबके नाम याद रखना, कैसे बनते हैं वो चीज़ें याद रखना, भूलना मत। टर्मरिक हल्दी को GI टैग कहाँ मिला, भूले थोड़े ही हो। टर्मरिक हल्दी को नहीं भूले ना। आर्टिफिशियल रेन में कौन कौन सी चीज़ें यूज में ली जाती है, भूले तो नहीं हो ना। रेमिटेंस को थोड़े भूल गए हो। फंगी को भी नहीं भूले होंगे। फंगी को नहीं भूले ना, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए फंगी को भी, और इसको भी मत भूलना, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को भी मत भूलना, याद तो जरूर रखना आप। नेक्स्ट होता है एक्सोप्लैनेट। इसका मतलब तो बहिर्ग्रह। एक होता है हमारा ग्रह, ये सूरज है, सूरज के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है प्लैनेट, यानी कि ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो 7 ग्रह है, ठीक है, वो प्लैनेट है, ग्रह है। बट ऐसा ग्रह जो सूर्य के बाहर है, मतलब एक तो व्यक्ति है वो आपके घर में रह रहा है, आपके घर में रह रहे हैं, इसे आप क्या कहोगे? परिवार का सदस्य है, हमारे घर का मेंबर है। फिर बाहर के मेंबर को क्या कहोगे? ये तो आउटसाइडर है। एक तो व्यक्ति आपके घर में रह रहा है, जिसे आप क्या करोगे? ये तो फैमिली का मेंबर है, घरेलू है। दूसरा कोई घर का बाहर रखा है, उसे क्या कहोगे आप? आउटसाइडर कहोगे। उसे क्या कहोगे आप? आउटसाइडर कहोगे। आउटसाइडर मतलब घर के बाहर का। आउटसाइडर का मतलब होता है घर के बाहर का व्यक्ति। तो एक्सोप्लैनेट किसे कहा जाता है? एक्सोप्लैनेट मतलब घर के बाहर का व्यक्ति। M चारण, हेलो सर जी, है जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया हो, ठीक हो? एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या होता है? एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है कि हमारे सूर्य के बाहर का ग्रह। ये सूर्य है, इसके चारों ओर ये ग्रह है, इसके बाहर का कोई ग्रह है, मतलब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, किसी और जो स्टार है, कोई और तारा है, उसका चक्कर लगाता है। एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है सूर्य है, उसके चारों ओर वो चक्कर नहीं लगाता है, किसी और स्टार के साथ चक्कर लगाता है, कोई और तारा है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। इस एक्सोप्लैनेट को कैसे देखा जाता है? तो हमारे पास में एक टेलीस्कोप है, एक दूरदर्शी, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। नाम क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसे हम हबल टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं। एक्सोप्लैनेट जो सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है, किसी और ग्रह का चक्कर लगाता है, इसे हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। और एक्सोप्लैनेट को कैसे देखा जाता है? तो एक हमारे पास में टेलीस्कोप है, जिसे हम जेम्स वेब टेलीस्कोप कहते हैं, या इसे हबल टेलीस्कोप भी कहते हैं। इसका उपयोग करके इसे देखा जा सकता है, ठीक है, इसका उपयोग भी करके इसका देखा जा सकता है। हैबिटेट जोन क्या होता है? एक यहाँ पे शब्द है हैबिटेट जोन। हैबिटेट जोन का मतलब होता है रहना। हैबिटेट का मतलब होता है रहना, ऐसा क्षेत्र जहां पर रह सकते हैं, यानी कि वहां पर पानी अवेलेबल है, हवा अवेलेबल है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं? हैबिटेट जोन कह सकते हैं। तो ऐसा एक्सोप्लैनेट जो हैबिटेट जोन में है, वहां पर जाके हम रह भी सकते हैं। हमारे पास का एक्सोप्लैनेट कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। हमारे पास का एक्सोप्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह कौन सा है?
तो वो है एक्जिमा सेंचुरी बी, ये हमारे आसपास का एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, बात करें जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने एक नया एक्सोप्लैनेट खोजा है। कौन सा नया एक्सोप्लैनेट खोजा है? इसका नाम है TWA7b। जेम्स वेब स्केप टेलीस्कोपी है, एक स्पेस टेलीस्कोपी है, एक दूरदर्शी बनी हुई जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोपी। इसने एक नया एक्सोप्लैनेट खोजा है, एक नया बाह्य ग्रह खोजा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है TWA7b। जेम्स वेब के द्वारा एक नया जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, उसने एक नया क्या खोजा है? नया एक्सोप्लैनेट खोजा है। उस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? उस एक्सोप्लैनेट का नाम है TWA7b। उस एक्सोप्लैनेट का नाम है TWA7b। ये हमें कहाँ पर मिला है? ये मिला है लो मास में, ऐसी जगह मिला है जहाँ का मास बहुत कम हो, यानी कि वहाँ का जो वेट है वो बहुत कम हो, वहाँ पर ये मिला है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में याद रखना, एक्सोप्लैनेट के बारे में याद रखना। टर्मरिक को थोड़ी ना भूल गए हो, हल्दी के फायदे क्या होते भूल थोड़ी गए हो, हल्दी के फायदे को मत भूलना, कहाँ कहाँ पाई जाती है हल्दी मत पूछना। आर्टिफिशियल रेन को थोड़ी ना भूल गए हो, आर्टिफिशियल रेन याद है ना, सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस किया था कैसे होती है, भूलना मत ना जी ना। रेमिटेंस को भी मत भूलना, फंगी को भी मत भूलना, हर्बल टेलीस्कोप को भी मत भूलना, सारी चीजें याद करने लायक है, भूलना मत, प्लीज मत भूलना। नेक्स्ट आर्टिकल है ढोल के बारे में। ढोल मतलब क्या? ड्रम जो बजाते हैं। ढोल मतलब ड्रम नहीं जो हम बजाते हैं, डम, ये जो मैं बजा रहा हूं ये ढोल नहीं। हम ढोल के बारे में बात कर रहे हैं, जंगली कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। ये ढोल नहीं जो मैं बजा रहा हूं, हम जंगली कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। तो ढोल मतलब क्या? ढोल मतलब एशियाई जंगली कुत्ता, जिसे हम एशियाटिक वाइल्ड डॉग के नाम से भी जानते हैं। ढोल मतलब क्या? इसे हम एशियाटिक वाइल्ड डॉग के नाम से भी जानते हैं, जिसे ढोल भी कह सकते हो, जिसे ढोल भी कह सकते हो, और जिसे ढोले भी कह सकते हो। एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ढोले, ढोल कुछ भी कह सकते हो। ढोल एक जंगली मांसाहारी जानवर है। ढोल कैसा है? जंगली मांसाहारी जानवर है। ठीक है, जो भेड़िए या घरेलू कुत्ते जैसा दिखाई देता है। इसे या तो भेड़िए जैसा होता है या घरेलू कुत्ते जैसा भी आप मान सकते हो। ढोल एक मांसाहारी जानवर है, भेड़िए या जंगली कुत्ते जैसा दिखाई देता है। इंफॉर्मेशन याद रखो। कहाँ पर पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। एशिया में भी कहाँ? भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, कम्बोडिया, मध्य एशिया में। इसका मतलब कहाँ पर नहीं पाया जाता है? अफ्रीका वगैरह में नहीं पाया जा रहा है, अमेरिका में नहीं पाया जा रहा है, जापान वगैरह में नहीं पाया जा रहा, चाइना में नहीं पाया जा रहा, भारत और इसके आसपास के देशों में पाया जा रहा है। भारत और इसके आसपास के देशों में पाया जा रहा है। यूपीएससी ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन पूछ जाएगी कि ढोल है वो तो अमेरिका में पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, भारत और इसके आसपास में देशों में पाया जा रहा है। भारत में कहाँ पर पाया जा रहा है? पश्चिमी घाट में पाया जा रहा है, पूर्वी घाट में पाया जा रहा है, ईस्ट और वेस्ट दोनों घाटों में पाया जा रहा है। आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, इन सब जगहों पर पाया जा रहा है। क्या ढोल है वो राजस्थान में पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है। अगर यूपीएससी ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन पूछे कि ढोल है वो राजस्थान में पाया जाता, नहीं पाया जा रहा भाई, गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नहीं पाया जा रहा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ आप ऊपर देखो, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसके आसपास है। फिर कहाँ चला जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वहाँ चला जाता है। और फिर कहाँ चला जाता है? फिर आप देखो लद्दाख में चला जाता है। तो ऊपर के रीजन में पाया जा रहा है, जहाँ पर पहाड़ियाँ है, जंगल है, वहाँ पर ढोल है वो पाया जा रहा है। अभी चर्चा में क्यों है? अभी काजीरंगा के आसपास देखा गया है, इस वजह से ढोल है वो चर्चा में है। विशेषता क्या है? कुत्ते और भेड़िए जैसा दिखाई देता है, आमतौर पर सुबह या शाम को शिकार करता है, मांसाहारी होता है। खतरा क्यों है? क्योंकि इसका निवास स्थान खत्म हो रहा है और कुछ बीमारियां फैल रही, इसकी वजह से खतरे में है। IUCN की कैटेगरी क्या है? IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी है। IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी है, भूलना मत भाई, रट लो। ढोल है वो IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ढोल है IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इतना जोर से बोलो कि ढोल को कान में सुनाई दे, ढोल के कान में आवाज जाए कि भाई ढोल सुन तू बात मेरी, तू है ना IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसकी वजह से सावधान रहे, सतर्क रहे। सावधान और सतर्क नहीं रहा तो कभी भी तू खत्म हो जाएगा। तो इतना जोर से बोलो कि ढोल तू IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। कैसी कैटेगरी में है? IUCN की तू इंडेंजर्ड कैटेगरी में। इतना जोर से बोलो कि उस कुत्ते की आवाज कान में चली जाए, ताकि वो खुद अपने आप को बचा ले, हमारे को मदद करनी न पड़े। ठीक है, तो ढोल है वो IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में आता है। ये चीज याद रही ना रही,
IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ये चीज जरूर याद रखना। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में आता है, साइट के अपेंडिक्स 2 में आता है। साइट 2 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2 और IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ढोल सुन ले, मेरी बात खत्म होने वाला है, ध्यान से सुन ले। अगर ध्यान से नहीं सुना ना, कभी भी मर जाएगा साले, कोई तेरा सगा नहीं होगा। तो आप भी ध्यान से सुन लो, इसे याद कर लो। अगर यूपीएससी ने प्रीलिम में फेंक दिया ना, ऐसे ऐसे फेंक दिया, मुंह पर फेंक दिया ना, तो कोई सगा नहीं होगा वहां पर। तो याद कर लो ढोल को। ये साला ढोल है ना, खुद तो मरेगा मरेगा, हमको भी लेकर मरेगा। इसलिए ध्यान रखना, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। विशेषता भी याद रखना, ठीक है, ढोल के बारे में। और हल्दी को तो कैसे भूल सकते हो आप, बिल्कुल नहीं भूल सकते हो हल्दी। टर्मरिक हल्दी, GI टैग भी मिला था भाई साहब। 4 प्रकार की किस्में थी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में पैदा हो रहा था, मेघालय में, ठीक है। भूल तो नहीं गए होगे हल्दी को। और आर्टिफिशियल रेन को तो कैसे ही भूल सकते हो। रेमिटेंस को भूलने का सवाल ही नहीं है। फंगी को तो चांस ही नहीं है भाई, फंगी को तो चांस ही नहीं है। तो भूलना मत किसी चीज को, भूल गए ना। एक्सोप्लैनेट थोड़ा याद ही होगा, एक्सोप्लैनेट अभी देखा था, एक्सोप्लैनेट बाह्य ग्रह। जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी नहीं भूल सकते हो, हबल टेलीस्कोप को भी नहीं भूल सकते हो। और ढोल तो ड्रम बजा देगा, अगर ढोल को भूल गए ना तो परीक्षा में ढोल बजेगा ये फिर आपका। तो ढोल को भी मत भूलना, नहीं तो परीक्षा में बजेगा बोल ढोल। नेक्स्ट है सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम के बारे में आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम। क्या होता है ये सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम? ये एक प्रोजेक्ट है, सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम के लिए एक प्रोजेक्ट है। क्या मतलब है इसका? इस प्रोजेक्ट का मतलब है कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो कुछ अन्य यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर एक मानव द्वारा नया जीनोम है वो बनाया जा रहा है। सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम। सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम क्या है? देखो बहुत सारी संस्थाएं जैसे कि ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ये सारे मिलकर मानव का जो जीनोम होता है ऐसा कृत्रिम रूप से जीनोम बनाने की कोशिश कर रहा है। मानव का जैसा जीनोम होता है वैसा कृत्रिम रूप से जीनोम बनाने की कोशिश कर रहा है। कौन कोशिश कर रहा है? वो कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। इसका उद्देश्य है इंसान का जो DNA होता है, जो जीनोम होता है, उसे कृत्रिम रूप से लैब में तैयार किया जाएगा। सिंथेटिक का मतलब ही होता है कृत्रिम, सिंथेटिक का मतलब ही कृत्रिम होता है, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? कृत्रिम होता है। तो जो ये प्रोजेक्ट है सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना, इसके तहत मानव का जो जीनोम होता है, DNA होता है, उसे कृत्रिम रूप से लैब में तैयार किया जाएगा। उस DNA को कृत्रिम रूप से लैब में तैयार किया जाएगा। भूलना मत, डोंट ट्राई टू फॉरगेट, भूलना मत, कृत्रिम रूप से लैब में तैयार किया जाएगा, ठीक है। मानव जीनोम क्या होता है? कृत्रिम जीनोम क्या होता है? जिसे इंसान बनाता है। या तो ये DNA जैसा होता है जिसमें कुछ तरीका लेके उसे चेंज कर दिया जाता है, या पूरी तरह से इसे लैब में बनाया जाता है कंप्यूटर की सहायता से, जैव तकनीकी की सहायता से, जेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका उपयोग बनाया जाता है। फायदा क्या होता है? फायदे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि टारगेट सेल थेरेपी देखने को मिलती है। मान लीजिए आपकी कोई कोशिका वो बीमार पड़ गई है, मान लीजिए कोई कोशिका ही बीमार पड़ी है, बहुत सारी कोशिका है, ये कोशिका बीमार पड़ गई, इसको टारगेट तरीके से ठीक करना है तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, पाकिस्तान में हमें बॉम्ब गिराना था। अब बॉम्ब कहाँ गिराना है? यहाँ पर आतंकवादी रह रहे हैं, यहीं पर बॉम्ब गिराना है। टारगेट तरीके से हमें बॉम्ब गिराना है। तो टारगेट तरीके से जब हम कुछ काम करना होता है तब हमें कुछ स्पेशल चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है? टारगेट तरीके से थेरेपी करनी है, टारगेट तरीके से हमें किसी कोशिका को ठीक करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ये जो मानव जीनोम होता है, जो सिंथेटिक मानव जीनोम होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कृत्रिम मानव जीनोम है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। चुप रहने को कौन बोल रहा है? अच्छा जी, आपस में इनके कोई लड़ाई वड़ाई चल रही है, ठीक है, ओके। टारगेट ये जीनोम हो गया। टारगेट सेल थेरेपी क्या होता है? टारगेट सेल थेरेपी का मतलब होता है किसी भी कोशिका होती है उसको टारगेट करके ठीक करना है, इसके लिए मानव जीनोम का उपयोग किया जा सकता है। फिर है वायरस रेजिस्टेंट ट्रांसप्लांट, मतलब कोई भी अंग होता है ना, उस अंग का ट्रांसप्लांट करना, जैसे कि हार्ट का ट्रांसप्लांट करना है, आई का ट्रांसप्लांट करना है, किडनी का ट्रांसप्लांट करना है। तो किसी भी अंग का अगर ट्रांसप्लांट करना है तो उसमें खतरा क्या रहता है कि उसमें कई बार वायरस होते हैं वो आ जाते हैं, साथ में कई बार वायरस आ जाते हैं, दिक्कत हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो उस संक्रमण को ठीक करने के लिए आप है ना बिना वायरस को साथ में भेजे, बिना संक्रमण किए हुए आप ये चीजें कर सकते हो अगर आपके पास में मानव जीनोम है वो बनाया हुआ है। आपने अगर
कृत्रिम तरीके से जीनोम बनाया हुआ है, तो आप टारगेट तरीके से बिना संक्रमण के ये सारी चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लांट। ऐसी आप प्लांट बना सकते हो जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहो, मतलब कैसा भी तापमान हो, कैसा भी वातावरण हो, वो प्लांट है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वो कर सकते हो अगर आपके पास में सिंथेटिक जीनोम है तो। याद रहेगा। नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी स्टेक के बारे में। क्या है ये इंडिया एनर्जी स्टेक? ये भारत का एक ऊर्जा होती, एनर्जी होती है, उसका एक डिजिटल ढांचा है, ऊर्जा का एक डिजिटल ढांचा है। इसे कौन लॉन्च कर रहा है? इसे लॉन्च कर रहा है विद्युत मंत्रालय। इसको 3 लाइन में मैं ये पूरा आर्टिकल खत्म करूंगा। पहला, इंडिया एनर्जी स्टेक क्या है? इंडिया एनर्जी स्टेक इंडिया का एक डिजिटल ढांचा है। इसकी मदद से सारे काम है वो डिजिटली की जाएंगे, यानी कि बिजली को कैसे सुरक्षित रख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी रख सकते हो और आसान रख सकते हो। इसका उपयोग है वो कैसे किया जा सकता है? डिजिटल ऊर्जा डिजिटल ढांचे के द्वारा किया जाएगा। इंडिया एनर्जी स्टेक क्या है? भारत का जो भी विद्युत सिस्टम है, जो एनर्जी सिस्टम है, उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए पावर मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लाया गया है। इंडिया एनर्जी स्टेक पावर मिनिस्ट्री, इंडिया एनर्जी स्टेक विद्युत मंत्रालय क्या काम करेगा? डिजिटल करेगा। इंडिया के जो एनर्जी रिसोर्सेस है, एनर्जी सिस्टम है, उनको डिजिटल करेगा। सारी जो एनर्जी से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको डिजिटल करेगा। सिंपल भाषा में याद रखना, ऊर्जा को डिजिटल करने के लिए इंडिया एनर्जी स्टेट लाया गया है। कौन लाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय लेके आया है। बस इतना सा आर्टिकल याद रखो, ये सारी चीजें याद नहीं रखोगे चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है मेडागास्कर के बारे में। लोकेशन देख लो मेडागास्कर की, यहां पर ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका के यहां पर ये मेडागास्कर है, अफ्रीका की यहां पर है मेडागास्कर। कहां पर है? इंडियन ओशियन में है, अफ्रीका के पास में है। ये देखो ये रहा मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर चैनल है, ये इंडियन ओशियन है। ठीक है। ये कोमोरोस आइलैंड है, ये मैचोरिस आइलैंड है, ऊपर यहाँ पे मॉरिशस है, ये आसपास के इसके आइलैंड है। तो मेडागास्कर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, मेडागास्कर की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके आसपास में सिसिली आइलैंड है, मोजाम्बिक है, मॉरिशस है, फ्रांस का मोइटो आइलैंड है, रियूनियन द्वीप है, ये इसके आसपास में है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के पास में है मेडागास्कर, याद रहेगा। अफ्रीका के पास में है, याद रहेगा। इंडिया स्टेक एनर्जी याद रहेगा, पावर मिनिस्ट्री लेके आई है। काम क्या होगा? ऊर्जा को डिजिटल करना। ठीक है। सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम क्या है? मानव जीनोम को कृत्रिम रूप से बनाना। बेनिफिट क्या है? सारी चीजें वो की जा सकती है, जैसे कि टारगेट सेल थेरेपी कर सकते हैं, वायरस रेजिस्टेंस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। डोल को तो कैसे भूल सकते हो? डोल आयुषियन किस कैटेगरी में आता है? एक बार जरा बताना, डोल आयुषियन की किस कैटेगरी में आता है? डोल 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 आयुषियन की किस कैटेगरी में आता है? एक बार जरा बताना, डोल आयुषियन की किस कैटेगरी में आता है? बताना बताना बताना, जल्दी जल्दी जल्दी। डोल आयुषियन कैटेगरी, डोल की आयुषियन कैटेगरी भूल तो थोड़ी गई हो। वाइल्ड लाइफ भी बता दो साथ साथ में, आयुषियन के साथ में वाइल्ड लाइफ भी बता दो जल्दी से। एप्लीकेशन से जो भी लाइव कर रहे हैं, कहाँ है आपका ध्यान? कहाँ है भाई साहब? आप पैसे दे के ढंग से काम नहीं करते हो, मजा नहीं आता यार। आप पैसे दे रहे हो और काम भी ढंग से नहीं कर रहे हो। एप्लीकेशन वालों, आयुषियन कैटेगरी बताओ डोल की। अभी बताया था, 4 बार बोला मैंने, आयुषियन कैटेगरी। ढोल की कान में जाके सुनाई देना चाहिए, इतना जोर से बोलना है। आयुषियन की किस कैटेगरी में था ढोल? नहीं नहीं नहीं, गलत आ रहा, मजा नहीं आ रही भाई साहब। रवीश जी गलत आ रहा आपका उत्तर। रवीश जी ध्यान कहाँ है आपका? गलत आ रहा है आपका। मेघना जी नहीं, गलत है यार, सबका गलत हो रहा है। आयुषियन किस कैटेगरी में? भूल कैसे कर जा सकते हो? क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, गलत कह रहे हो आप। क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। डोल के बारे में पूछ रहा हूं, डोल आयुषियन की किस कैटेगरी में? कान में जोर से चिल्लाना है इसके। नहीं जी, गलत आ रहे हैं आपके, सबके उत्तर गलत है। पूजा यादव आपका सही है, राइट, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। 3 जनों के उत्तर सही है, बाकी आप सबका ध्यान कहां है? एप्लीकेशन से जो भी लाइव कर रहे हैं, पैसे दिए हुए, आपके ध्यान कहां है आपका? नहीं, गलत आ रहे आपके, सबके उत्तर कैसे गलत आ सकते हैं? अभी कॉल करता हूं आपको। ठीक है, इंस्टाग्राम पे ओके नॉट मैटर, आपका उत्तर गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है। डोल आयुषियन की किस कैटेगरी में आता है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अभी देखा था, इंडेंजर्ड है, ये देखो आयुषियन की इंडेंजर्ड, अत्यंत संकटग्रस्त कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है।
वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 2 में, अपेंडिक्स शेड्यूल 2 में आता है। ये भेड़िए जैसा दिखाई देता है, सुबह शाम शिकारी करता है। ऐसे भूलो मत यार। ठीक है, कहां पर पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, मध्य एशिया में। इसके बारे में बताओ, एक्सोप्लैनेट क्या होता है और कौन सी स्कोपी से खींचा जाता है? एक्सोप्लैनेट के बारे में बताओ, और इसके लिए कौन सी टेलीस्कोप यूज में ली जाती है? जल्दी से। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब को मत भूलो। एक्सोप्लैनेट, जेम्स वेब, भूलना मत। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को होता है, द्वितीयक प्रदूषक के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंडरी, द्वितीयक, सेकेंडरी, द्वितीयक, सेकेंड हैंड मोबाइल के बारे में। उसके लिए प्राइमरी जरूरी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ओजोन सेकेंडरी है, सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंड है, नाइट्रिक एसिड सेकेंड है। कैसे भूल सकते हो सारी चीजें? फंगी के बारे में याद है? फंगी याद है ना, भूल थोड़ी रही फंगी को, भूलना मत। नोबल रोट भी कहा जाता है, वाइन बीज से बनती, दारू बनता है, दारू पियेंगे। कोल्हापुरी चप्पल, जीआई टैग मिला हुआ कोल्हापुरी चप्पल को, चप्पल खींच के पड़ेगा, मेरे को भी मारोगे, भूलोगे मत। ठीक है जी। नेक्स्ट, रेमिटेंस, पैसे भेजना। ठीक है, आप तो यूट्यूब पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो जो थे लाइव एप्लीकेशन से, कई लोग लाइव है, वो कंटिन्यूसली कई टाइम से जुड़े हुए हैं, उनके उत्तर गलत आ रहे हैं, उनको बोल रहा हूँ, और वो पैसे भी देते हैं, इसलिए उनका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। रेमिटेंस, बाहर से पैसे घर पे भेजना, अमेरिका द्वारा पैसे घर पे भेजे जा रहे हैं, वहां पे भारत के लोग रह रहे हैं, रेमिटेंस होता है। सबसे ज्यादा कौन सा देश लेता है? भारत लेता है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां पर आता है? भारत में आता है। हल्दी के बारे में बताओ। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी, इम्यूनिटी बढ़ाने में, घाव भरने में मदद करता है। जीआई टैग, संगली, वेगई, इरोड और लंकाडोंग। ठीक है, गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाता है। तापमान 20 से 30, 1500, बारिश, रेतीली दोमट मिट्टी, ये सारी चीजें रखने वाली है, भूल नहीं जाना है इनको। दुनिया में भारत सर्वाधिक है, टॉप पर भारत है। सबसे ज्यादा हल्दी कहां पर होती है? भारत में होती है। भारत में भी कहां? तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। भारत इसका एक्सपोर्ट भी करता है, बांग्लादेश, यूएई, अमेरिका और मलेशिया में एक्सपोर्ट करता है। भूल कैसे सकते हो? कौन से मंत्रालय में आता है हल्दी बोर्ड? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आता है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन के बारे में भूल ही नहीं सकते, भूल ही मत जाना, आर्टिफिशियल रेन को तो भूल ही मत जाना, नहीं तो मेरे को तो नहीं पता, यूपीएससी घर पे आके मारेगी फिर, वो भी कोल्हापुरी से। यूपीएससी का जो एग्जामिनर होता है घर पे आए, अगर आर्टिफिशियल रेन को भूल गए ना, एग्जामिनर आएगा घर पे, आप करोगे फॉर्म फिल, वो वहां से आएगा आपके घर पे, पूछेगा आर्टिफिशियल रेन के बारे में बताओ, आप कहोगे याद नहीं है, वो यूज करेगा, कोल्हापुरी लेके आएगा साथ में। बिल्कुल, अभी पीडीएफ भेज देता हूँ, लेक्चर खत्म करते पीडीएफ आपके पास में आ जाएगी। लेक्चर हो गया एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में मिलके। ठीक है, एंड करते क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। विशाल जी, राम राम जी की।